शांति। स्वागत है आपके बीके प्रीतम भाई जी अम्बाला से हैं और बीके प्रीतम भाई जी करनाल से बताती रहे और बीके आरजू बहन जी वो भी करनाल से हैं। बीके चेतना बहन जी बराड़ा से हैं और जो गेस्ट हैं बीके रविंदर भाई जी वो भी बराड़ा से हैं। इंद्रजीत भाई भी बोल सकती हूँ, भैया भी बोल सकती हूँ, सैमरॉक और सैमफोर्ड स्कूल के चेयरपर्सन हैं और ये भी इन्हीं कार्यों से जुड़े हुए हैं, सहयोग रहता है इनका। बीके भारती बहन जी ये भी अम्बाला से हैं और बीके ज्योति बहन जी अम्बाला से हैं। बीके जसवंत भाई जी गेलड़ी से हैं। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने जीवन में अमल में लेके आएंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नो रेस्पॉन्स। ओम शांति। ओम शांति। कैसे सभी? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लकी हैं। क्यों? आपको तो पता ही नहीं है कि हमने क्या बताना है, ऐसे ही चलो, इससे ये तो पता चलता है कि आपको दूसरों को खुश करना आता है ये भी बहुत अच्छी कला है, क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान ने हमें जो दुनिया में भेजा है ना, मैं एक बात हमेशा सब तरफ कहती रहती हूँ, कहीं भी जाए तो ये हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि भगवान ने जो हमें भेजा है संसार में, किस लिए भेजा? कि बच्चे जाओ, खुश रहो और सबको खुश करो। तो आप सबको खुश रहना आता है? खुश करना आता है, वो तो मैंने देख लिया आज एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत हम आप सबके बीच में आए हैं। आप में से कौन कौन है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था को जानते हैं? कुछ टीवी पर, यूट्यूब पर कभी सुना हो। मुलाना में, बराड़ा में हमारे सेंटर्स भी हैं। अच्छा, एक बच्चा हाथ उठा रहा है। आपने कहाँ सुना है? मुलाना में सुना है? गए हो सेंटर पर कभी? अच्छा, प्रोग्राम देखा होगा कोई। ठीक है, आपने? मुलाना में, क्योंकि यहाँ तो मुलाना पास से तो मुलाना के ज़्यादातर बच्चे होंगे। तो वैसे मैं थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी का इंट्रो देकर आज के प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, इसकी सेवाएं क्या है, किस उद्देश्य से ये पूरे विश्व में काम कर रही है। हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए बहुत ही हमारे वरिष्ठ भाई हैं, प्रीतम भाई, वो आप सभी को बताएंगे कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या काम कर रही है और खासकर आप सभी बच्चों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी की क्या सेवाएं हैं, ये आप सबके सामने बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आपको बताया गया, अभी बहन जी बता रहे थे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये हमारी संस्था का नाम है। जैसे आपका स्कूल है ना, श्री विश्वकर्मा हाई स्कूल, तो ऐसे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये भी एक प्रकार का स्कूल है। जैसे आपके यहाँ कई प्रकार के सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो हमारे यहाँ विशेषकर ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जीवन में कई बार क्या होता है कि हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं पर हमारे जीवन में वैल्यूज़ नहीं आती हैं, या तो कभी कभी हमारा जो थॉट सिस्टम है वो काफ़ी नेगेटिव होता है, उसको पॉजिटिव करना हमें नहीं आता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हमारे थॉट सिस्टम को हम पॉजिटिव कैसे बनाएं और अपने आप को हम स्पिरिचुअली एम्पावर कैसे करें। जैसे फिजिकली एम्पावरमेंट के लिए तो हम सभी योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए या अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो वो मेडिटेशन ये ईश्वर विश्वविद्यालय हमें सिखाता है। और साथ साथ स्पेशली यूथ के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी हम
कार्यक्रम करते हैं उनको भी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। और आजकल के टाइम में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस रहती है, कभी कभी फियर भी रहता है, एग्ज़ाम फियर रहता है, या तो कई बार इतना प्रेशर हो जाता है पढ़ाई का कि अपने आप को हम टेंस महसूस करते हैं, भारीपन लगता है। तो हमारा जो ये ईश्वर विश्वविद्यालय है ये हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार हर कार्य को करते हुए हम अपने आप को लाइट रखें, भारी नहीं हो जाए, मन से हल्के रहें। और जैसे शुरू में आपको बताया गया कि वैसे भी मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि हम खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ बांटें। पुराने टाइम से भी हम सुनते आ रहे हैं कि जियो और जीने दो। तो हमारा ये विद्यालय हमें जीवन जीने की एक कला सिखाता है। समाज के हर वर्ग की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 21 जितनी विंग्स कार्य करती हैं, जिनमें से एजुकेशन विंग, यूथ विंग, सोशल सर्विस विंग, सिक्योरिटी विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग, ऐसे ये विंग वाइज प्रोग्राम चलते हैं। और अभी भी आज जिस प्रोजेक्ट के थ्रू हम यहाँ आए हैं, तो ये भी आप सब जानते होंगे कि इस साल हमारा भारत देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो G20 के थ्रू ही Y20 माना यूथ 20, जो भी ये 20 देश हैं, वहाँ का जो यूथ है वो भी अपने आप को एम्पावर करे, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाए, हमारा वेलबींग भी अच्छा हो, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो, हमारा थॉट सिस्टम भी पॉजिटिव हो। इन सब बातों को ध्यान में रख कर के ये विद्यालय सेवा कर रहा है। 1936 से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और अभी इन 86-87 ईयर्स में अभी ये विद्यालय एक छोटा विद्यालय न रह करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड के 140 देशों में ये विद्यालय अपना काम कर रहा है। ओम शांति। बहुत संक्षिप्त में आप सभी के सामने प्रीतम भाई जी ने ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय रखा। एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था है जो आज लगभग 140 देशों में अपने लाखों अलग अलग क्लासेस, सेंटर्स, पाठशालाओं के द्वारा समाज की एक ऐसी सेवा कर रही है जिस आधार पर हमारा चरित्र ऊंचा। आप सभी ने वो कहावत सुनी है ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो उस चरित्र में वैल्यूज को, मूल्यों को अपनाने पर ब्रह्मा कुमारी इसका हमेशा फोकस रहा है। हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है बहुत सुंदर वैल्यूज हमें सिखाती है। अभी हम मैम से बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो बता रहे थे कि हम स्कूल में इस बात के लिए खास ध्यान रखते हैं कि बच्चे आए तो सिर्फ किताबी ज्ञान ना पढ़े, लेकिन साथ साथ जीवन को जीना सीखें। और ऐसे स्कूल्स बहुत कम हैं। मैं आप सभी को इस स्कूल में एडमिशन लेने की और ऐसे प्रिंसिपल मैम, ऐसे अच्छे टीचर्स के सामने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की, उन्नति करने की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सच में आप बहुत लकी हैं जो आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप बाहर की दुनिया में देखो तो बहुत तरह की कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत तरह की, जैसे हम कह सकते हैं कि गला काट कॉम्पिटिशन्स चल रही है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो ये नहीं कि मैं एफर्ट करके आगे बढ़ूँ, हम दूसरों को पीछे खींच के खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको सही रीति से जीना नहीं कहा जाता। सही रीति से जीना वो होता है जब हम अपना तो भला करे ही करें, लेकिन अपना भला करते हुए दूसरों के भी भले का ध्यान रखें। वो होता है सही तरीके से जीना। और उसके लिए जो वैल्यूज़ है, जो नैतिक मूल्य है, उसकी शिक्षा आज हर स्कूल में हर बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि वो मिले। बड़ा होने के बाद, धक्का खाने के बाद, कई तरह की ठोकरें खाने के बाद भले वो समझ आती है, लेकिन तब तक हम बहुत सारा टाइम अपनी लाइफ का गवा चुके होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पीरियड होता है आपके जीवन का, जब हम
पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को सही रीति से चलाने की कला भी सीख सके। तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये जो सारी सेवाएं की जा रही हैं, तो उसी के अंतर्गत जैसे अभी भैया बता रहे थे G20, किस किस को पता है G20 क्या है? सुनी है खबरें, समाचार सुनते हैं आप सभी? अच्छा, अभी अभी का ताजा समाचार कल रात का सुना, मोदी जी ने कुछ अनाउंस कर दिया। अच्छा, सुनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए, बहुत डिटेल में हमें राजनीति की बातों में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ अपडेट हमारी लाइफ में होना चाहिए कि हमारे आसपास हमारे देश में क्या चल रहा है। तो इसी से रिलेटेड मैंने पूछा G20, जिसके लिए अभी भैया ने बोला कि अभी G20 की अध्यक्षता प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है। तो ये G20 है क्या, पता है किसी को? पीछे नहीं? G20 ग्रुप ऑफ 19+1, 20 देश नहीं है, 19 देश है और एक यूरोपियन पूरा ग्रुप है, वहाँ का यूनियन है। तो इस तरह के 20 का ग्रुप मीन्स G20, और उसी G20 के अंतर्गत फिर अलग अलग फिर फील्ड्स बनाए गए, जैसे C20 है वो सिविल सर्विसेज के लिए है, ऐसे Y20 है यूथ के लिए। तो हमारे भारत देश में यूथ किसको कहा जाता है? ऐसे तो जिसका मन युवा है वो सदा ही युवा है, उसमें एज मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी जब हम बात युवा की कर रहे हैं तो 15 से 35 वर्ष के जो आयु होती है उसमें हमें युवा अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी जो 9th 10th के बच्चे बैठे हैं उनको हम युवा कह सकते हैं, ठीक है। तो युवा अवस्था में क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जीवन में आती हैं, तो यूथ को जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम फोकस होता है हमारी पढ़ाई पर और आगे अब हम क्या करने वाले हैं, वो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने पर। लेकिन ऐसे में कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी इग्नोर रह जाती है, उन बातों पर भी ध्यान खिंचवाना ज़रूरी है अगर हम जीवन का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। तो इसीलिए यूथ के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने एजेंडा सिलेक्ट किया, जो आप सामने पढ़ रहे हैं, मिलके पढ़े सभी, थोड़ा सा अच्छी आवाज में। हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स, ये 3 वर्ड्स को, 3 बातों को खास यूथ के लिए सिलेक्ट किया गया। इस टॉपिक पर आगे बढ़े इससे पहले मैं एक और बात G20 से रिलेटेड बताना चाहूँगी। ये पूरा वर्ष भारत में ये अलग अलग G20 के प्रोग्राम्स अलग अलग NGOs के द्वारा, सरकारी डिपार्टमेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं, और सितंबर मास भारत के लिए बहुत खास होगा। क्या होगा उसमें? ये जो G20 की हम बात कर रहे हैं ना, 19+1, उन सभी देशों के प्रेसिडेंट्स और वहाँ के जो मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सभी भारत में आएंगे। एक बहुत बड़ा समिट होगा, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, और ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। तो एक बार अपने देश के लिए ताली तो बजाइए। और उस समिट में वो जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये सभी सेवाओं का ब्यौरा दिया जाएगा कि भारत में G20 के अंतर्गत कहाँ किस किस तरह के प्रोग्राम्स किए गए। तो उसमें एक नाम आपके स्कूल का भी शामिल हो गया, अब इसके लिए भी ताली बजाइए। G20 में समिट में जो सभी देशों के बड़े बड़े लोग आएंगे वो सभी देखेंगे कि अच्छा इस स्कूल में भी प्रोग्राम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट वहां पर जाएगी। अब आते हैं हम आज के मुख्य टॉपिक पर, हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। सीधा सीधा हिंदी में तीनों का मतलब निकाले। हेल्थ माना स्वास्थ्य, वेलबींग माना, मुझे पता था अटक जाएंगे। वेलबींग माना राजी खुशी, कुशल क्षेम, ठीक ठाक हो। किसी को भी हम मिलते तो क्या पूछते, कैसे हो, और हम क्या कहते, बढ़िया है, खुश है, अच्छा चल रहा है। अभी भी हमने पूछा ना शुरू में,
तो ये कुशल-क्षेम, खुश खैराफत पूछते हैं, तो दैट इज वेल बीइंग। और थर्ड वन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स माना जो भी खेल कूद की बातें चलती है। अब हम इन तीनों को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में लिया जाए तो आज का पूरा दिन लग जाएगा, शायद वो भी कम पड़ेगा। तो हम मेन आउटलाइन की मुख्य बातें जो हमें जानना समझना जरूरी है वो आपके ध्यान पे दिलाते हैं। फर्स्ट, हेल्थ। जब भी हम मानव जीवन की बात करते हैं तो हम सभी सुख एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। जितने सारे हम एफर्ट्स करते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं, तो भी हम सुख मांगते हैं ना, जीवन में हम सुखी रहना चाहते हैं। और सुख की शुरुआत कहाँ से होती है? कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य से हमारे सुख की शुरुआत होती है। स्वास्थ्य, एक व्यक्ति अच्छा स्वस्थ है, ये कब कहा जाता है? थोड़ा सा आपकी तरफ से आंसर आने दे, क्योंकि हम वन वे नहीं करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, ये कब कहा जाता है? चलो मैं कुछ उदाहरण देती हूँ, आप मुझे बताते जाओ कि उसको स्वस्थ कहेंगे या नहीं कहेंगे। प्रेयर चल रही है, खड़े हैं सारे बच्चे, और एक बच्चा एकदम से बेहोश होके गिर जाता है, अस्वस्थ है, ठीक है। स्कूल से होमवर्क दिया गया है और होमवर्क करते करते कोई बच्चा सो जाता है, अस्वस्थ। अच्छा, ये सोना तो अच्छी बात है हाँ, लेकिन काम करते हुए हम थक कर वो काम पूरा किए बिना, अगर हम बिना काम के भी इस तरह से थक के सो जाते हैं तो वो अस्वस्थता की निशानी, स्वस्थ नहीं कहेंगे उसको। इसी तरह से मान लो कंपटीशन रखा गया है और कोई बच्चा जो है जो 3 मिनट में रेस पूरी करनी थी वो 2 मिनट 50 सेकंड में पूरी कर रहा है, स्वस्थ कहेंगे। अच्छा, कम टाइम में किया तो स्वस्थ हो गया, और कोई 5 मिनट में कर रहा है तो, कोई अधूरे में छोड़ रहा है तो पता चलता है। आप सबको सब कुछ तो पता है ना? लेकिन बात ये आती है कि स्वस्थ हम जिसको कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम देखें, स्वस्थ किसको कहेंगे? जिसकी बॉडी का स्टेमिना अच्छा है। एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, आपकी एज, आपकी हाइट के हिसाब से जो बॉडी के पैरामीटर्स होने चाहिए, जो आपका हार्ट रेट है, आपका बीपी है, या अंदर का आपका विटामिन लेवल है, एचबी है, वो सारी चीज़ें जो मेडिकल साइंस के हिसाब से जिसको सही माना गया है, अगर उस हिसाब से हमारी है तो हम कहेंगे स्वस्थ है, ठीक है। और बात बात में हम थकते हैं, थोड़ा सा काम अभी किया नहीं कि हम रोना शुरू कर देते हैं, शरीर में टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, फिर क्या कहेंगे? अस्वस्थ कहेंगे। अब आप सभी मुझे बताओ, ये जो भी स्वस्थ अस्वस्थ की जितने चाहे हम एग्जाम्पल्स देते जाए, अब मुझे पता चल गया कि आपको पता है। अब ये बताओ कि आप में से कौन कौन बच्चे जो अस्वस्थ रहना चाहते हैं? अच्छा, कौन स्वस्थ रहना चाहते हैं? ठीक है, वेरी गुड। स्वस्थ कैसे रहेंगे? क्या ये गॉड गिफ्टेड होता है? नहीं। जैसे हमें बॉडी मिली हमारे पेरेंट्स के द्वारा, भगवान ने तुम्हें एक बहुत सुंदर स्वस्थ शरीर दिया था। चलो कोई कोई रेयर केसेस होते हैं कि बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम होती है, मेजॉरिटी में बहुत अच्छी एक बॉडी हमें मिलती है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? मतलब तो गॉड ने, परमात्मा ने तो हमें अच्छा दिया था, फिर बिगाड़ा किसने? तो सुधारना किसको है? तो कुछ बातों का ध्यान रखना है अगर हम रियली में अच्छे स्वास्थ्य का जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। 3-4 बातें मैं बताऊंगी, आपके पास डायरी पेन है, आप नोट करते जाइए। हेल्थ में सबसे पहली बात आती है प्रॉपर डाइट। जो भोजन हम ले रहे हैं, इंसान हैं हम, इंसान शाकाहारी है या मांसाहारी प्राणी? हमारी ह्यूमन बॉडी का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कैसा है? शेर चीते की तरह है हमारे नुकीले दांत, नुकीले नाखून, छोटी छोटी आंतें है हमारी ऐसी? नहीं। हमारे जो शरीर का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो शाकाहारी प्राणी का है। भारतीय संस्कृति में जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उन्हें हमेशा जो भोग स्वीकार कराया जाता है वो कौन से भोजन का कराते हैं? शाकाहारी भोजन का। नवरात्रों में जो भोग होता है, देवी के कढ़ाई होती है, क्या होता है?
शाकाहारी भोजन, तो ह्यूमन बॉडी के लिए शाकाहारी भोजन बेस्ट है। अगेन लक की बात हम कर रहे थे, हम भारत में हैं और भारत में इस तरह का शाकाहारी भोजन जो एक्चुअली हमारे बॉडी की नीड है वो अबंडेंस में बहुत बहुत ज़रूरत से अधिक गुना अवेलेबल है। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं, रेगिस्तान है, वहाँ पर खेती नहीं होती है, तो उन लोगों को मजबूरी से कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, कितनी बड़ी गर्व की बात। और इंडिया में तो इतनी नदियाँ, इतना पानी, इतने अनाज, इतने फल, इतनी सब्जियाँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और हर सीजन में वैरायटी अलग अलग मिलेगी, एक चीज़ खा के बोर होने वाली बात भी नहीं है। फल देखो हर सीजन में अलग आएगा। अभी कौन सा आ रहा है फल? सबका फेवरेट है ना। तो जो सीजनल फल है, जो रीजनल फल है, जो ओरिजिनल है, उसको जितना हम लेते जाएंगे वो हमारा प्रॉपर डाइट होगा। अच्छा, ये जो हम आजकल फास्ट फूड खाते हैं, कुरकुरे, पिज्ज़ा, बर्गर खाते हैं, ये भी तो अच्छी चीज़ें हैं ना, बहुत टेस्टी होती है। टेस्टी तो होती है, यस मैम, टेस्टी है, बट हेल्दी है नहीं है ना। घर का जो बना हुआ भोजन होता है ना, मम्मा ने इतने प्यार से बनाया हुआ होता है, शुद्ध चीज़ें उसमें यूज़ की हुई होती है, साफ सफाई से बनाया हुआ होता है, वो हमारे लिए बेस्ट है। और आपकी एज के हिसाब से 3 टाइम्स मील तो आपका होना चाहिए, ठीक है। 3, ठीक है, आप 50 क्रॉस करेंगे उसके बाद एक टाइम का स्किप करना शुरू कर देंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी की आपकी ग्रोथ की एज है तो 3 टाइम का आपका मील ज़रूर होना चाहिए। और उसमें फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स ये ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मा ने लौकी की सब्जी बनाई और मेरी तो भूख ही मर गई, ऐसा नहीं। ये वेजिटेबल्स जो है, जो हमारी खास लोकल लेवल पर जो सारी उगाई जाती है, वो सबसे बेस्ट होती है हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए, ठीक है। एक बार हम इसी Y20 के अंतर्गत एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे, तो बच्चों ने प्रश्न पूछा, क्योंकि जब 2 घंटे का प्रॉपर सेशन हम लेते तो उसमें क्वेश्चन आंसर भी होता है। तो बच्चों ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि घर का खाना देख के भूख मर जाती है और जब ये ऐसी चीज़ें देखते ना, फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, ऐसी कोई चीज़ें, तो ना चाहते भी मुंह में पानी आ जाता है, वो क्रेविंग होता है उसका। ऐसा क्यों? तो हमारे साथ उस दिन एक डॉक्टर थे, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर जोगिंदर जी थे। उन्होंने बड़ा अच्छा मेडिकल साइंस के आधार पर उसका आंसर दिया और वो आप सबकी नॉलेज में होना चाहिए। अच्छा, आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है? तभी तो जानना चाहेंगे ना। बाहर की चीज़ें बड़ी टेस्टी लगती है और घर की चीज़ों के लिए लगता है कि ना मम्मा क्या आपने बना दिया, है ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। अब आप ध्यान से सुनना। बाजार में चाहे वो रेहड़ी है रास्ते पर लगी हुई, चाहे वो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, उन्होंने कमाई के लिए खोले हुए है ना। और वो कुछ ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसको सॉफ्ट ड्रग्स कहा जाता है। ड्रग क्या होता है? नशा। और किसी भी चीज़ का नशा एक बार अगर आपने कर लिया तो वो दोबारा आपको अपनी तरफ खींचेगा, और वही वो खींचता है। आपको भूख नहीं लग रही होती है, वो एक बार जो आपके जीभ पर उसका स्वाद बैठ गया तो वो ड्रग्स आपको अपनी तरफ खींचते हैं। और किसी भी तरह के ड्रग, किसी भी तरह का नशा अल्टीमेटली क्या करेगा? सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बेटर है कि जब हम शुद्ध सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन ले रहे हैं तो वो घर का भोजन, मम्मा के हाथ का बनाया हुआ भोजन लो। थोड़ा सा बड़े हो जाओ, खुद भी बनाना सीख लो, बेस्ट है वो। आज देखो कितने बच्चे फिर अब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, अपनी अपनी जॉब के लिए जाएंगे, फिर क्या करते? खुद नहीं बनाना आता, पता नहीं क्या क्या खाते रहते, फिर सेहत बिगाड़ के बैठ जाते। जितना कमाया उतना फिर सेहत पे लगा देते हैं। तो इससे तो अच्छा शुरू से ही कुछ नियम हम अपने जीवन में अपना लें। तो प्रॉपर भोजन ये ज़रूरी है, जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब कुछ हमारे उसमें आ जाए।
तो दाल खाने के लिए भी मना नहीं करना है, उसमें प्रोटीन मिलता है, फिर और कोई गंदी चीज़ खाने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, दालों में प्रोटीन है, सब्जियों में हमें सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। आप सलाद खाइए, फ्रूट खाइए, रोटी सब्जी खाइए, बेस्ट है ये खाने की चीज़ें हमारे लिए। तो भोजन हमारा जितना सही रहेगा, एक अच्छी हेल्थ की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रॉपर रेस्ट, नींद। नींद भी ज़रूरी है, लेकिन वो स्कूल में नहीं, पढ़ाई करते हुए नहीं। कब? रात को जो एक टाइम टेबल बना हुआ है हमारी बॉडी क्लॉक और नेचर के अकॉर्डिंग, रात का समय जो हमारा सोने का है, वो रात के समय की नींद लगभग 6 से 8 घंटे की नींद, 6 घंटे भी सफिशिएंट है। तो वो नींद हमारी बॉडी में दिन भर की जितनी थकावट हुई है, हमारी मसल्स में, हमारे टिश्यूज़ में जितना वियर एंड टियर हुआ है, उसको हील करने का काम करेगा। इवन डॉक्टर्स भी देखो आपके पेन के लिए या किसी भी कारण से जो दवाई देते हैं, उसमें मेनली नींद की दवाई होती है। वो दवाई आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर रही होती है, उस दवाई लेने के कारण जो आप सो जाते हो ना, तो सोने में आपकी बॉडी अपने आप को खुद ठीक कर लेती है। इसलिए नींद भी प्रॉपर लेना, सही समय से लेना वो ज़रूरी है। हमारे भारत देश में बहुत सुंदर कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने शुरू से हमें सिखाई है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। कंप्लीट द सेंटेंस। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, संपत्ति भी मिलेगी और आप बहुत बहुत होशियार भी बनते जाएंगे, पढ़ाई में भी और लौकिक दुनिया के प्रैक्टिकल बातों में चलने के लिए भी। इसलिए सही समय से सोना। और बच्चों के लिए सही समय कौन सा है सोने का? रात को 8 बजे। कौन कौन सोते हैं? अच्छा ये बताओ, पहले स्कूल में आने के लिए आप डेली कितने बजे उठते हैं? 8 बजे स्कूल शुरू होता है, तो आप 6 बजे उठते हैं। और जिस दिन संडे होता है, अब समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे, हाँ फिर अच्छा 7 बजे उठ जाएंगे। ये तो बड़े अच्छे बच्चे। 10 o'clock, ये बता रहे सही, सच्ची बात तो ये बोल रहा है बच्चा। नहीं, 10 o'clock नहीं। हमारा जो क्लॉक है ना, हमारी घड़ी जो है शरीर की, वो सूरज जी के साथ मैच करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले हमें उठना है। सनराइज जब होता है ना, उससे पहले हमें उठने की आदत डालनी है। ये सुबह का टाइम जो होता है, वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी भर देता है। उस टाइम एटमॉस्फेयर भी प्योर होता है और जो सटल वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि उस टाइम देखो मंदिरों में भक्ति चल रही होती है, मेडिटेशन करने वाले मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत सात्विक वातावरण होता है। तो बॉडी को भी एनर्जी मिलती है और माइंड को भी एनर्जी मिलती है। तो चाहे स्कूल आना है या नहीं आना है, हमारे उठने का सिस्टम सुबह सवेरे का ही होना चाहिए। और सुबह अगर अच्छे से फ्रेश माइंड से उठना है, तो रात को भी टाइमली सो जाना चाहिए। मतलब चलो 8 बजे नहीं सोता कोई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 माना बस। ठीक है, 10 के बाद नहीं जाओ। अगर आपको पढ़ाई करनी है ना, तो सवेरे जल्दी उठ के करो। आप 4 बजे उठकर पढ़ाई करो, उस टाइम और भगवान की भी आपको हेल्प मिलेगी। फ्रेश माइंड से सबकॉन्शियस माइंड हमारा जागृत होगा। जो कुछ आप लर्न करोगे वो रिटेन रहेगा, याद रहेगा आपको। ऐसा नहीं कि फिर पढ़ाई के टाइम नींबू की तरह दिमाग को निचोड़ रहे और फिर भी निकल नहीं रहा कुछ। वो रात की पढ़ाई का असर होता है। और अगर आप सवेरे की पढ़ाई करेंगे, दिन के फ्रेश टाइम में पढ़ाई करेंगे, तो आपकी मेमोरी पावर भी अच्छी बनती जाएगी। इसलिए बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, मेमोरी पावर के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, हर तरह से हमारी नींद प्रॉपर होना, मिनिमम 6 घंटे के लिए। ठीक है, 6 से 7 घंटे आप ले सकते हैं, तो वो नींद ज़रूरी है। थर्ड वन, एक्सरसाइज। पहली बात क्या थी? डाइट थी। फिर दूसरी स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, और थर्ड है एक्सरसाइज।
क्योंकि पहले के ज़माने में देखो चलना भी बहुत होता था, बहुत सारी मशीन्स वगैरह नहीं होती थी, तो कई सारे काम करते करते ही बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती थी। अभी क्या है, अभी ज़्यादातर हम काम मशीनों से कराते हैं, तो बॉडी का वर्क होता ही नहीं है। अब देखो कोई मशीन है हमारे घर में और हम उसको चलाते ही नहीं है, क्या होगा, धीरे धीरे उसके पुर्जे जो है उसमें जंग लगता जाएगा। मेरे पास एक प्रिंटर था और क्या होता था कि मेरे पास एक और था, एक फोटोकॉपी मशीन और एक प्रिंटर, तो 2-4 प्रिंट निकालने होते थे, ज़्यादातर तो मैं प्रिंटर का यूज़ करती थी, फोटोस्टेट मशीन यूज़ ही नहीं हो रही थी। और जिस दिन मैंने उसको निकाला कि चलो आज थोड़े से ज़्यादा प्रिंट निकालने, आज इसको कर देती, वो चली ही नहीं। मैंने बुलाया, फिर उसको मैकेनिक को बुलाया, कहता है बहन जी इसको आप चलाया तो करो, चलाओगे नहीं तो ये ऐसे ही होती जाएगी। अभी तो फिर भी चलो मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करके सर्विसिंग करके जा रहा हूँ, लेकिन चलो रोज़ नहीं चलानी तो 2-4 दिन के बाद तो चला लिया करो। पीछे कोरोना था, घरों से हम निकल नहीं रहे थे, तो भी हमारे माउंट आबू से डायरेक्शंस आए थे कि जिसके पास भी कार है ना, तो वो चाहे 15 मिनट वैसे ही चला के आगे पीछे कर लेना, नहीं तो वो इंजन जम जाएगा। तो कार का, मशीनों का हम ध्यान रखते हैं, तो शरीर का पानी भी लेने तो मम्मा ला कर दे मेरे टेबल पर, मैं तो स्टडी कर रही हूँ, कितनी बड़ी मेहनत वाली काम, कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। नहीं, जितना आप शरीर को हिलता रखोगे, एक्टिव रखोगे, उतना उसका स्टैमिना बना रहेगा और एक अच्छी हेल्थ हम बना सकेंगे। चाहे उसके लिए आप आउटडोर गेम्स खेलिए, इंडोर सिर्फ वो गेम्स के लिए अलाउ हम करेंगे जिसमें सच में ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, सिर्फ वो इंडोर गेम्स खेलिए। नहीं तो ये वीडियो गेम्स जो रियली में हमें वायलेंस की तरफ ले जाते हैं, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें सिखाते हैं, सिर्फ टाइम को कील करते हैं, ऐसे गेम्स से आप दूर रहिए। कोशिश करके आउटडोर गेम्स। आप में से कौन कौन बच्चे जो स्पोर्ट्स में है? बहुत अच्छा, कंपलसरी है स्पोर्ट्स? अच्छा, तभी है। अच्छा, ऑप्शनल होता तो कौन कौन रहते? स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसमें भी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होगी वो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखेगी और ग्रोथ के लिए भी हेल्प करेगी, ठीक है। जितने सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, भोजन जो किया है हमने उसको डाइजेस्ट करने की बात है, तो वो और एक्स्ट्रा अगर कुछ है उसको भी बर्न करना ज़रूरी है, ये सारा एक्सरसाइज में होगा। तो फर्स्ट डाइट, सेकेंड प्रॉपर रेस्ट, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ हमारा हाइजीन, जिसमें हमने कोविड में बहुत सारी बातें जान ली, इसलिए मैं हाइजीन को बहुत ज़्यादा वो नहीं बोल रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये ध्यान रखें हाइजीन माना हमारा शरीर, हमारे कपड़े, जिस स्थान पर हम रहते हैं, चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे घर में हैं या सोसाइटी में कहीं पर भी है, वहाँ स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखें। सरकार का नियम है इसलिए नहीं, किसी ने कंपलसरी किया कि आपको सफाई रखनी है इसलिए नहीं, मेरी अपनी हैबिट बन जाए, ठीक है। हाइजीन को मेंटेन करना ही है, इंटरनल हमारी बॉडी का हाइजीन भी हो और फिर जहाँ कहीं भी हम रहते, काम करते, पढ़ाई करते, वहाँ पर भी अपनी तरफ से हम कहीं भी कूड़ा वगैरह ना फैलाएं और अगर कहीं दिखता है तो सफाई में उसका ध्यान दें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बहुत तरह के बैक्टीरिया से, बहुत तरह के वायरसेस और बीमारियों से बचा के रखेगी। अब जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट आता है फिर वेलबींग, है ना। एजेंडा में सेकंड पॉइंट क्या है? वेलबींग। तो वेलबींग में हमने कहा कि इसमें कुशल क्षेम, राजी खुशी पूछी जाती है, तो उसमें क्या क्या बातें आती है? उसमें एक बात हेल्थ की तो होती है, लेकिन वेलबींग एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। हेल्थ एक हिस्सा हम कह सकते हैं वेलबींग का, लेकिन वेलबींग में इमोशनल वेलबींग भी आता है कि मेरा मन कितना ठीक है। अभी देखो 10th के और +2 के रिजल्ट्स आए, मेरे पास एक कन्या का फ़ोन आया, +2 की उसकी रिजल्ट आई थी, उसको 82% मार्क्स मिले थे। कैसे मार्क्स है? नहीं, अच्छे बुरे हैं? अच्छे मार्क्स। वो रो रही थी,
रियली में अभी 5-6 दिन जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन की बात है। वो रो रही थी और उसने रोकर मुझे फ़ोन किया था कि दीदी मैं बहुत अपसेट हूँ कि मुझे सिर्फ 82% आए हैं, मैंने एक्सपेक्ट किया था 90% या 92% आएंगे। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या करना चाहते हो आगे, तो उसने कहा कि मुझे नर्सिंग में जाना है। मैंने कहा नर्सिंग में तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, 82% इज़ अ गुड नंबर, तो आपको बड़े अच्छे से मिल जाएगा। कहते नहीं मम्मा गुस्सा करेंगे, पापा गुस्सा करेंगे, वो आएंगे अभी घर तो उनको बहुत डांटेंगे मुझे, और मुझे तो घर जाने से भी डर लग रहा है। मैंने कहा नहीं, पहले आप खुद को कन्विंस कराओ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और अब जो रिजल्ट आया है अभी ठीक है ना, कोई बात नहीं, +2 के मार्क्स भी मायने रखते हैं, लेकिन एक्चुअली आगे आप जो करोगे लाइफ में वो ज़्यादा मैटर करता है ना। आप नर्सिंग में जाकर कितनी अच्छी नर्स बनोगे वो मैटर करेगा। उसके बाद तो 12वीं में कितने मार्क्स थे कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन अभी आप मूड ऑफ करके बैठे रहोगे फिर कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा उसको और कुछ बातें बताई, 1-2 पॉइंट्स थोड़े से अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन के दिए। फिर मैंने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप मेरी मम्मा से बात करा देना, मैं बता दूंगी कि वो आपको ना डांटे। कहती ठीक है। फिर शाम को मैंने उसको पूछा कि ठीक ठाक रहा, मैसेज ही किया था मैंने उसको। कहती हाँ मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए। देखो मतलब मम्मी पापा के बर्डन की बात नहीं थी, खुद मन कमजोर है तो पहले ही वो डरने लग गए कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और ऐसे कई बच्चे देखे होंगे कि गाइडेंस अगर प्रॉपर नहीं मिलती तो ऐसे जो बहाव होते, इमोशनली वीक वो होते हैं और ऐसे में पता नहीं क्या क्या कदम उठा लेते हैं। 99% आने चाहिए थे, 98.5% आ गए, जाकर सुसाइड कर लेते हैं, जबकि उधर जिसको 40% मिले वो लड्डू बांट रहा है कि मैं पास हो गया। तो सिर्फ IQ अच्छा होना जरूरी नहीं है, वो अच्छा है, हमारी कई सारी फील्ड्स में काम आएगा, बट इमोशनली स्ट्रांग होना वो बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए, आपको क्या बोल दे, आपको क्रिटिसाइज करे। कई बार वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, कई बार आपकी टांग खींचने वाला भी क्रिटिसिज्म होता है। अगर हम लोगों की बातें, जीवन में आने वाली सिचुएशंस उसके हवाले मन को कर देंगे तो सोचो क्या हाल रहेगा मन का। इसलिए मन को सशक्त करना, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये हम चाहे डिग्री कितनी हासिल कर लें, कितनी सारी डिग्रीज हमारे पास हो, लाखों रुपए का पैकेज हो, लेकिन पता नहीं कि कब कौन सी परिस्थिति आ जाए और हिला के जाए, क्योंकि जड़ें मजबूत नहीं है। तो जड़ क्या है? लाइफ को मजबूत करना है तो इमोशनली हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, और उसके लिए फिर मेडिटेशन हम सिखाते हैं कि मेडिटेशन से क्या होगा, परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे। और परमात्मा से जो कनेक्टेड है उनके लिए कहा जाता है जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। आंधी तूफान ये नहीं जो बरसात आंधी चलती है, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आती है, डिफरेंट चैलेंजेस जो हमारे सामने आते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कब? जब हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे, हम भगवान को साथ लेकर चलेंगे और काम जब अच्छा करेंगे तो दुनिया तो जो बोलना है बोलती रहेगा, उसमें हमें परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इमोशनली स्ट्रांग होना, ये वेलबींग की पहली बात आती है। दूसरी बात इसमें आती है सोशली हमारे रिलेशंस कैसे। मान लो पैसा भी बहुत है, हेल्थ भी मेरी अच्छी है, इमोशनली भी मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन आपस में बनती नहीं है, घर वालों से बात नहीं करते, 4 जने 10 जने घर में और मैं अकेला रह रहा हूँ, मैं अकेली रह रही हूँ, किसी से बनती ही नहीं है, जिसके साथ बात करूँ झगड़ा कर लेता हूँ, तो फिर तो वेलबींग कहेंगे इसको? नहीं। तो सोशल माना चाहे फैमिली में हम हैं, चाहे समाज में कहीं भी है, चाहे स्कूल में है, एक दूसरे के साथ रिश्ते हमारे कैसे हैं, कितने प्यार वाले, विश्वास वाले, एक दूसरे के लिए केयरिंग शेयरिंग वाले रिश्ते हैं, या उसमें भी गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो वेलबींग कहेंगे? दुश्मनी है किसी के साथ, किसी से ईर्ष्या है, किसी को देख के अंदर अंदर जल रहे हैं हम, तो उसको वेलबींग कहेंगे?
तो सबके साथ दोस्ती वाला रिश्ता, सब हमारे अपने हैं। विश्व बंधुत्व इस G20 का एक ये भी एस्पेक्ट है। विश्व बंधुत्व, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, ये इसका हमारा कॉन्सेप्ट है। तो एक परिवार है हमारा सबका, हम सब बहुत अच्छे हैं, परमात्मा के बच्चे, हम सभी बहुत अच्छे, सब में कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई अच्छी बात है। अगर हम उसको देखते रहेंगे तो सबके साथ हमारे रिश्ते बहुत सुंदर होते जाएंगे। एंड देन फाइनेंशियली, अभी तो हम डिपेंडेंट है अपने मम्मी पापा पर, लेकिन पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इंडिपेंडेंटली अपने खर्चा चला सके, है ना। तो वो आत्मनिर्भर हम कह सकते हैं कि किसी पर डिपेंड नहीं। उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए पहले स्टडी आपको सिंसियरली करनी पड़ेगी अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो। अगर अभी हम काम चलाओ करेंगे, इधर उधर से चीटिंग करके होमवर्क कर लिया, पेपर दे दिया, अभी तो पास हो जाओगे, बट लाइफ के एग्जाम में फेल हो जाओगे, फिर किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को स्वस्थ बनाकर, इमोशनली स्ट्रांग बनाकर, सोशली सबके साथ प्यार वाले रिश्ते, अच्छे रिश्ते बनाकर, फाइनेंशियली भी खुद को जब हम स्ट्रांग करते हैं तो ये सारी बातें मिलकर हम कहते हैं कि यस, वी आर फीलिंग गुड, दैट इज एक्सपीरियंसिंग वेल बीइंग। सच में हम राजी खुशी है, सब कुछ कुशल है, तभी कहा जा सकता है। ठीक है। और स्पोर्ट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, जितना आप एक्सटर्नल स्पोर्ट्स पर इस एज में तो खासकर, थोड़ा बड़ा होने के बाद ना आप चाहकर भी बाहर मैदान में नहीं निकल पाओगे। अपने बड़ों से पूछ लेना कितना निकल पाते हैं। गृहस्थी के बोझ और पता नहीं कितनी तरह की बातें, वो उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। ये चांस है अभी आपका, बॉडी की ग्रोथ के हिसाब से भी, माइंड की ग्रोथ के हिसाब से भी स्पोर्ट्स में ज़रूर शामिल रहिए। कंपलसरी है इसलिए नहीं, मेरी ज़रूरत है इसलिए कि मुझे उसमें रहना ही है, पार्टिसिपेट करना ही। हार हो जीत हो वो बाद की बात है, वो बाद की बात है, लेकिन पहले मुझे शामिल होना है, ये ध्यान रखिए। और यही स्पोर्ट्स में शामिल होना आपको लाइफ की गेम में भी बहुत कुछ सिखा जाएगा। लाइफ में भी एक दूसरे को हम टीम्स, दो अगर मान लो स्पोर्ट्स में है तो हम वो दो टीम्स को एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी होते हैं। भले कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन दुश्मन तो नहीं होते ना। तो ऐसे ही लाइफ में कहीं भी कंपटीशन होगी ना, बहुत सारी आएगी, हर स्टेप पे कंपटीशन आएगी। आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तब कंपटीशन होगी, आप इंटरव्यू देने जाओगे तब कंपटीशन होगी, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तब कंपटीशन होगी। लेकिन वो कंपटीशन दुश्मनी का भाव नहीं जगाएगी, दूसरे को या आपको एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनाएगी। कंपटीशन में मुझे बेस्ट देना है, ये जरूर रहेगा आपको, और ये एटीट्यूड आपका स्पोर्ट्स से डेवलप होता जाएगा अगर आप स्पोर्ट्स में शामिल रहेंगे। तभी कहा कि मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ दोनों के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत सुंदर ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एजेंडा जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया, जो G20 के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत Y20 प्रोग्राम के तहत आपके पास हम लेकर आए हैं। एक एक टॉपिक को और बहुत ज़्यादा एलैबोरेट किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिन चीज़ों पर हमने ध्यान खिंचवाया है, आप सभी ज़रूर उस पर इम्प्लीमेंट करना। जो जो बातें आपको बताई हैं उस पर ध्यान देना। कुछ अपनी आदतों को हमें बदलना होगा, लेकिन उसके लिए तैयार रहना। ये बदलना कोई त्याग नहीं है, ये हम अपना बेटर फ्यूचर बना रहे हैं, बहुत अच्छा भविष्य हम बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। आप सबके लिए हमारी यही गुड विशेस है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में और आगे की संपूर्ण जीवन में भी बहुत तरक्की करें। आप सदा खुश रहे, सदा स्वस्थ रहे, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने मम्मी पापा का और अपने स्कूल का, सबका नाम रोशन कर सके। ऑल द बेस्ट।
अच्छा, सभी मेडिटेशन करना चाहेंगे? बहुत इजी है। मैं खुद जब 8th में थी ना, तब से मेडिटेशन कर रही हूँ। बहुत इजी है मेडिटेशन, बट ये प्रॉमिस करना, तब हम कराएंगे मेडिटेशन, कि डेली आपको 5 मिनट्स तो करना है। करेंगे? हमारा रूल है, अच्छा। जब तक क्लास में टीचर्स नहीं जाते हैं, टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है, तो मेडिटेशन पसंद है। बहुत अच्छा। और जैसे बात की थी सोशली स्ट्रॉन्ग होने की, तो हम यूपीएलसी के अकॉर्डिंग हमने उस लाइफ से, उस लेसन से क्या सीखा है, हम ये पॉइंट करते हैं, स्वस्थ रह सकूं, संबंधों में तृप्ति पा सकूं, समृद्धि पूर्वक जी सकूं और व्यवस्था में मेरी भागीदारी हो। हम इन चीज़ों पर हम काम करते हैं। चलो, अभी सीधा होके बैठेंगे और चेतना दीदी आपको मेडिटेशन करवाएंगे। एकदम मेडिटेशन थॉट प्रोसेस है, तो उसमें कैसे माइंड को थॉट देकर उसको फुल फोकस करना है परमात्मा पर और उनसे एनर्जी लेनी है। बहुत सुंदर तरीके से मेडिटेशन ज्ञान करा मुद्रा में आइए सभी, एकदम ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी आंखें खोल के रखेंगे। आंखें खोल लीजिए। एक छोटी सी पहले मैं स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप जैसा ही एक छोटा सा बच्चा, उसे रोड क्रॉस करनी थी। क्या करनी थी? लेकिन बहुत छोटा था तो डर लग रहा था। कारण पता है क्यों लग रहा था? क्योंकि ट्रैफिक्स आ रहे थे, जा रहे थे, तो उसको डर लग रहा था। पर रोड क्रॉस भी करनी थी, तो कैसे करूं? और ऐसे उसने बार बार कोशिश की, थोड़ा सा आगे जाता था, फिर देखता था कि कोई ट्रैफिक आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, तो फिर बैक हो जाता था। ऐसे बहुत बार उसने ट्राई किया, लेकिन फिर भी कर नहीं पाया। अब थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मन के अंदर खुशी हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया। किस बात का? अब तो हो जाएगी। तो जैसे ही मम्मी पापा को देखा, मन के अंदर इतने अच्छे विचार ऑटोमेटिकली आ गए, वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मैं पक्का कर सकता हूँ। तो जैसे ही मम्मी पापा आए पास में, पेरेंट्स आए, और पेरेंट्स ने, एक ने इधर से हाथ पकड़ा, एक ने दूसरा हाथ पकड़ा, और बड़ा इजीली झूला झूलते हुए उसने रोड क्रॉस कर ली। क्या कारण रहा इसके पीछे? अब उसको डर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? क्योंकि मम्मी पापा का साथ मिल गया, है ना। अपने मम्मी पापा के हाथ में हाथ दे दिया। तो आज के समय में हमें रोड क्रॉस तो चलो हम करना सीख ही जाएंगे, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हम कहें, या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस कहें, और सबसे ज़रूरी और सबसे जो खास, हर क्लास में हमारे जो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, वो वाला डर होता है ना सबको। पूरा साल हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी मन में एक डर रहता है ना। यही तक डर रहता है कि इतने % नंबर मैं ले पाऊंगा या नहीं। तो इन ख्यालातों को, इन विचारों को हम अपने मन से कैसे निकालें? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। जो विचार, अभी मैं आपको कुछ विचार दूंगी, उन विचारों को आपने सुनना है, बोलना नहीं है, केवल सुनना है, और वैसे वैसे आपको फील करना है। ठीक है? तो उसमें से एक पॉइंट, एक थॉट हम ये भी रखेंगे कि मैं निडर आत्मा हूँ। क्यों निडर हूँ? क्योंकि मेरा हाथ आज से भगवान के हाथ में है। हम सब के, मम्मी पापा के भी, मम्मी पापा
या फिर उनके पिता कहो, हम भगवान को याद करते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो वो सबके माता पिता हैं। तो आज से हम अपना हाथ उनके हाथ में दे देते हैं। माना जैसे अभी दीदी ने सुनाया ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो हमें रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट ये अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। और सुबह उठते ही, अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी कुछ थॉट्स, लेकिन आपको ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स रोज अपने मन से सुबह सुबह लेने हैं, करने हैं। फिर जो विचार आप सोचेंगे सुबह आपके मन के अंदर क्रिएट होंगे, वैसे ही पूरा दिन आपका जाने वाला है। बहुत अच्छा, फिर सारा दिन अच्छा 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 ही होगा। और सुबह सुबह जब हम अपने मन को कोई भी थॉट दे देते हैं तो उस समय हमारा मन उसको अच्छे से कैच कर लेता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हमारा मन बिल्कुल खाली होता है, ब्लोटिंग पेपर की तरह होता है। उसके ऊपर हम जो भी लिखेंगे, जो भी उसको हमने गाइड कर दिया, वो वैसे ही चलेगा, है ना। सुबह सुबह कई बार कोई गीत सुन लिया आपने, कोई कोई भजन, कोई गाना सुन लेते हैं, फिर सारा दिन मन में वही गीत चलता रहता है, वही वर्डिंग चलती रहती है। इसलिए क्यों ना हम अच्छे अच्छे विचार अपने मन को सुबह सुबह दे दिए। तो भी सीधे होकर के बैठेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे एकदम, शरीर से भी रिलैक्स, मन से भी रिलैक्स। चारों तरफ की बातों से अपने मन और बुद्धि को समेट लिए। अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे अपने ही मस्तक के बीचों बीच चमकते हुए सितारे के ऊपर। फील करें मेरे इस मस्तक के बीच बहुत सुंदर एक ज्योति जगमगा रही है। ये ज्योति, ये लाइट, ये सितारा, यही मेरी असली पहचान है। यही हूँ मैं, अर्थात मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, इन आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, इन हाथों से कर्म करने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति, एक ऊर्जा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और ऐसे ही वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ फैलते हुए दिखाई दे। जैसे जैसे मैं आत्मा इस मुख से ये शब्द बोलती हूँ, वैसे वैसे शांति के वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। सबको खुशी देने वाली आत्मा हूँ। मुझे सदा खुश रहना है, सबको खुशी देनी है।
मैं आत्मा निडर आत्मा हूँ, सबके पिता सच्चे पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा भगवान प्रभु ईश्वर वो मेरे साथी हैं, सदा हर पल हर समय मैं उनके साथ हूँ, ऐसे महसूस करेंगे। मैं आत्मा सदा स्वस्थ आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर निरोगी है, संपूर्ण स्वस्थ, मेरा मन शुद्ध है, पवित्र है। एक संकल्प लेंगे आज से, आज के बाद मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, बदले की भावना, किसी को दुख देना, ऐसा कोई भी विचार अपने मन में नहीं आने देना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आप सभी ओम की ध्वनि करेंगे, सभी मुख से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सभी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी के लिए ब्रह्मा कुमारी की ओर से, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा की ओर से, हम बहनों की ओर से बहुत बहुत आप सबके लिए शुभकामना है, शुभकामना है कि आप सदा आगे बढ़ते रहें, ये स्कूल और अच्छे से प्रोग्रेस करें और बहुत 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 बच्चे यहाँ पर बढ़े, बच्चे आए और ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और सभी बच्चे यहाँ से अच्छे अच्छे संस्कार लेकर के अपने जीवन में सफल हों। आपकी प्रिंसिपल मैम और आपके पूरे स्कूल मैनेजमेंट को बहुत 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 धन्यवाद कि हमें इतना अच्छा मौका दिया आप सभी से मिलने का। तो आगे भी अगर आप चाहेंगे तो हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। तो हम सभी को कहना चाहिए कि आज एक तरह से घर बैठे ही हमारे घर में ज्ञान की गंगा बह गई और सभी को वो अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ है जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में शायद कहीं गुम सा हो जाता है। वो रिलैक्स हमने किया है और इतनी अच्छी बातें, इतनी नॉलेज वाली बातें हमने सुनी हैं
और सुनने का तभी फ़ायदा होता है जब हम उसको अपने जीवन पर लागू करते हैं। सभी बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी बातें, ज्ञान की बातें आपको बताई गई हैं, आप उनको अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। हम इसका फीडबैक भी आपके पेरेंट्स से लेंगे कि जो ये सेशन आपके साथ किया गया है, जो इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई, जो आपका टॉपिक रहा है, क्या आपने वो घर जाके डिस्कस किया? क्योंकि सिर्फ अच्छी बातों को अपनी तक नहीं रखते, ये समाज है, इसको अच्छी बातों को फैलाना चाहिए, बुराइयों को रोकना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, ज्ञान की बात है। हम, मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ मेंबर की तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी हमें मौका मिलेगा हम जरूर आप लोगों को आमंत्रण देंगे, या शायद हमारे भाग्य इतने अच्छे होंगे कि भी अचानक से हमें पता भी नहीं था, 2-3 दिन में ये प्रोग्राम बन गया और हमें नहीं पता था कि हमें इतनी अच्छी बातें जानने को मिलेगी। मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो हमें पता चलेगा। अपनी तरफ से हम सभी कोशिश करते हैं जब भी आप मेडिटेशन करें तो ये अच्छे अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आप ज़रूर अपने दिमाग में रखें, तभी आपको मेडिटेशन करना आएगा। आपका फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।